ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम जो कौम के हुकूक की आवाज को बुलंद करता है। अब बारी है किरदार पेश करने की। फिल्म है लम्हा और इसकी किरदार हैं अजीजा। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। किरदार में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म लम्हा और इसके एक अहम किरदार अजीजा की। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक और हमारे सिनेमा की एडिटर गीता सिंह। गीता जी, लम्हा पहली नजर में क्या याद दिलाती है फिल्म आपको? 2010 में आई फिल्म थी लम्हा और पहली नजर में ही इस फिल्म के साथ कश्मीर और कश्मीर की समस्या जहन में उभर जाती है, जिसको फिल्म में दिखाने की एक कोशिश की है और एक अच्छी कोशिश की है राहुल ढोलकिया जो इसके डायरेक्टर हैं। 18 साल में कुछ नहीं बदला, वही नफरत, वही आग। गॉड मेड हेवन, मैन क्रिएटेड हेल। दिस इज द स्टोरी ऑफ कश्मीर। गीता जी, इस फिल्म के कई किरदार हैं जो रियल कैरेक्टर का आभास दिलाते हैं। फिल्म को देखने के बाद ये फिल्म थोड़ी सी स्कैटर्ड हो जाती है, हम कह सकते हैं थोड़ी क्रम्पी होती है, क्योंकि फिल्म में कई किरदार आते हैं और जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट आउटफिट से जुड़े हुए लगते हैं या फिर कश्मीर के बड़े लीडर्स के सिंबलाइज कराने की डायरेक्टर ने कोशिश की। कहने को तो हम जन्नत में रहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि 18 सालों से हम एक खूबसूरत जेल में रह रहे हैं। वो करने जा रहा हूँ जो कश्मीर में सालों से नहीं हुआ। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? मकसद वही है, आजादी। कई मुल्कों में ये फिल्म रिलीज तक नहीं हो पाई, क्या वजह रही इसकी? कई मुल्कों में फिल्म के नहीं रिलीज होने का सबसे बड़ा कारण कश्मीर ही था। इतना सेंसिटिव इशू है ये, और इस इशू को और भी ज्यादा इसके साथ हमारी सरकार या उससे जुड़े कोई भी लोग नहीं चाहते थे कि इसका ज्यादा बतंगड़ बन जाए। हालांकि ये फिल्म कश्मीर में भी रिलीज नहीं हुई, जबकि इसकी शूटिंग आधी शूटिंग तो कश्मीर में हुई थी। गीता जी कहते हैं इस फिल्म के क्राफ्ट में एक बड़ा झोल था। जैसा मैंने कहा कि फिल्म का क्राफ्ट इसलिए बहुत लचर हो गया था या फिर इसलिए बहुत ज्यादा क्रम्पी था क्योंकि इस क्राफ्ट के अंदर में वो कई बातों को दिखाना चाहते थे और ऐसा लग रहा था वो सब बातों को समेटना चाह रहे हैं, पर उनका रिसर्च इतना अच्छा नहीं था। जैसे खुफिया विभाग से जुड़ी हुई कई बातें वो सही तरीके से आगे रख नहीं पाए और कश्मीर की समस्या को उन्होंने थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, इतना उलझा दिया था कि आम आदमी को लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल समस्या है, शायद इसीलिए इसका आज तक निदान नहीं मिल पाया। वेलकम टू कश्मीर। यहाँ का मौसम और माहौल कभी भी बदल सकता है। द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सर। इस फिल्म से जुड़ा कोई दिलचस्प वाकया जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ? इस फिल्म के साथ जो सबसे दिलचस्प वाकया ये है कि फिल्म के लिए उन्होंने कई हीरोइन से बात की थी, राहुल ढोलकिया और इसके प्रोड्यूसर्स बंटी वालिया ने। बंटी वालिया हालांकि संजय दत्त के अपने बहुत खास मित्र हैं और शायद यही माना जाता था कि संजय दत्त उन्हें बतौर प्रोड्यूसर एस्टैब्लिश करना चाहते थे इंडस्ट्री में, तो उन्होंने ये फिल्म उन्हें कही कि बनाए। तो इसमें हीरो तो संजय दत्त सबको पता था कि वो होने वाले हैं और हीरोइन के लिए उन्होंने सबसे पहले करिश्मा कपूर को चूज किया क्योंकि उन्हें लगा कि कश्मीरी लड़की नजर आती हैं चेहरे से। करिश्मा कपूर पहले तो मान गई, लेकिन जब उन्हें पता चला फिल्म की शूटिंग कश्मीर में होनी है, तो ये बात है 2008 की, तो उन्होंने एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसके बाद सोनम कपूर की बात हुई तो सोनम कपूर ने भी यही कहा कि मैं नहीं करूंगी वहां पे शूटिंग, और अमीषा पटेल ने भी अपने कुछ रीजंस बता के फिल्म करने से मना कर दिया। फिर राहुल ढोलकिया ने बिपाशा बसु से बात की। बिपाशा बसु फिल्म के लिए तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगी, और श्रीनगर वो पहुंच गई। पर श्रीनगर पहुंचने के बाद जिस दिन शूटिंग स्टार्ट होनी थी और संजय दत्त को वहां पहुंचना था, उनसे पहले ही वो बिना बताए सबको गायब हो गई। और वो उसके बाद जब उन्हें ढूंढा गया तो मुंबई में मिली और पता चला कि उन्होंने कहा कि वो फिल्म नहीं करेंगी क्योंकि वो वहां नहीं जाएंगी करने के लिए। तब इन्हें लगा कि अब एन वक्त पे बिपाशा ने मना कर दिया है, तो उस वक्त हीरोइन ढूंढी गई, तो विद्या बालन के ऊपर बात आई। पर विद्या बालन उस वक्त फिल्म नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके कई और शूटिंग डेट्स थे। फिर बिपाशा बसु को मनाया गया, तो बिपाशा बसु इस बात पे मानी कि उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी रखी जाए कश्मीर में। गीता जी, बिपाशा अपने कैरेक्टर के साथ कितना इंसाफ कर पाई? बिपाशा बसु की अगर हम फिल्मोग्राफी को देखते हैं, उनके फिल्मी करियर को देखते हैं,
तो ये ऋतुपर्णो घोष के अलावा उनकी दूसरी ऐसी फिल्म होगी जहां पे वो एक्टिंग करती हुई नजर आई। तुम्हारी आंखों में इतना गुस्सा क्यों? ये हर कश्मीरी को विरासत में मिलता है। तुम बेहद खूबसूरत हो। खूबसूरत सिर्फ चेहरा है, अंदर झांक कर देखोगे तो जल जाओगे। और लगभग ढकी पूरे कपड़ों में नजर आई थी, और इस हिसाब से देखा जाए तो बिपाशा बसु एक नए अवतार में दर्शकों को नजर आई होंगी, जिसमें उनका कोई ग्लैमर नहीं था, कोई ऐसे गाने नहीं थे, कोई आइटम सॉन्ग नहीं था। बिपाशा के कपड़े नहीं उतरे तो निर्माताओं के चेहरे उतर गए। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई है फिल्म। बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप तो नहीं कह सकते हैं, एवरेज बिजनेस कर लिया था, क्योंकि फिल्म की मेकिंग में उतना खर्च नहीं हुआ था जितना बाकी फिल्मों में होता है, तो उस हिसाब से इसको ओवरसीज से भी इसको पैसा आ गया था। लेकिन ये फिल्म दर्शकों में इतनी नहीं चली, उसका एक खास कारण ये था कि फिल्म को दिखाने का तरीका। फिल्म का म्यूजिक कुछ खास है? फिल्म का म्यूजिक जरूर दर्शकों को पसंद आया होगा, युवाओं को, क्योंकि इसमें मिथुन ने थोड़े अलग तरीके के गाने दिए। इसमें मुस्का का भी गाना था, और यंग्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने कोशिश की। शुक्रिया गीता जी, इतनी सारी जानकारियां हमें देने के लिए हमारे नाजरीन को थैंक यू। आज के किरदार में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद अब बारी है नेपथ्य के चुप सन्नाटों से कुछ सियासी आहटों को छांट लाने की। आहटें जो किस्सा बयानी है आने वाले पलों की। तो लीजिए पेश है मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। नए बीजेपी सदर की तलाश जोरों पर है। जैसे ही गडकरी दिसंबर में अपना प्रेसिडेंशियल टर्म पूरा करेंगे, इसके बाद आरएसएस के सपोर्ट से बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। फिलवक्त आरएसएस जिन दो नामों पर गौर फरमा रहा है वे है सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह। इस बार पार्टी को जो भी सदर मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका सिलेक्शन किया जाएगा, जो 2014 के आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी को दिल्ली का तख्तो-ताज दिला सके। सुषमा व राजनाथ सिंह को लेकर भी आरएसएस के टॉप ब्रास के अलग अलग ख्यालात हैं। एक खेमा राजनाथ को पहली पसंद बता रहा है, क्योंकि राजनाथ की रूरल लीडर की इमेज और आरएसएस के लिए उनका इस कदर भरोसा उन्हें इस रेस में आगे कर रहा है। वहीं आरएसएस के दूसरे खेमे का मानना है कि राजनाथ में इंतखाब जिताने वाली करिश्माई लीडरशिप नहीं है, जैसी कि मास अपील सुषमा में है। वो औरत हैं, बेहतर ओरेटर हैं और उनके अंदर एक गजब की लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो सुषमा या राजनाथ में कौन बीजेपी का सदर बनेगा, ये एक बड़ा सवाल फिलवक्त जस का तस बना हुआ है। आज के एपिसोड में हम शामिल कर रहे हैं गाजियाबाद के वैशाली के रहने वाले शान मोहम्मद का पैगाम। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा ने बहुत कम वक्त में वो बुलंदी हासिल कर ली है जिसे हासिल करने के लिए और प्रोग्राम्स को सालों का वक्त लग जाता है। वो कहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम से दीवानगी की हद तक जुड़ चुका हूं, लिहाजा मेरे लिए एक भी एपिसोड छोड़ना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया शान मोहम्मद साहब, इतनी शिद्दत से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप भी हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। गांव मिट जाएगा, शहर बदल जाएगा, जिंदगी तेरा चेहरा बदल जाएगा। कुछ लिखो मरसिया मसनवी या गजल, कोई कागज हो पानी में गल जाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर होती है मुलाकात इतवार की सुबह ठीक 11:30 बजे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और एनटीआई टीवी की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वक्त के साथ सिनेमा बदलता है, ट्रेंड बदलता है, यहाँ तक कि दर्शकों का मिजाज भी बदल जाता है। आज हम उन टॉप 10 मुस्लिम किरदारों की बात कर रहे हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा शायद ही कभी भुला पाए।
कतरा कतरा हर शय की रवानी में है। जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी